Hi everyone, this is Palak Rakhiani. Welcome to your favorite educational channel Magnet Brains. इस वीडियो से हम देखने वाले हैं क्लास 10th NSO बायो में चैप्टर 4 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली स्पीसीएशन। स्पीसीएशन के अंदर हम कुछ चीज़ें और देखेंगे जैसे कैसे जो है भाई नई स्पीशीज़ बनती हैं, आइज़ वगैरह का एवोल्यूशन कैसे हुआ है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ह्यूमन एवोल्यूशन का छोटा सा पार्ट भी हम देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बता दूं यार, ये मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल फ्री एजुकेशन केजी से लेकर 12 तक। और तो और बता दूं एक मज़ेदार बात कि हमारे यहाँ अब बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। यानी जितने भी वीडियोस में आप कंटेंट देखते हो एक नंबर, यानी थ्योरी बुक्स हो गई, सैम्पल पेपर्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, वो सब आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। कैसे करना है मैम अवेल बुक्स को, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, एक छोटू सा फॉर्म है, उसे भरिए और हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। समय बर्बाद न करते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं स्पीसीएशन की। हो सकता है आवाज़ थोड़ी अलग लग रही हो, लेकिन डोंट वरी यार, द शो मस्ट गो ऑन, है ना। आपके पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब मेरी बात समझो, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में काफ़ी चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैम, पूरी कहानी देख चुके हैं। हेरिडिटी यानी कौन से फीचर्स जो हम लेते आ रहे हैं अपने दादा परदादा फ्रॉम आवर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, एंसेस्टर्स से लेके आ रहे हैं फीचर। और वैसे ही इवोल्यूशन यानी कैसे जो है पुरानी स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़, पुरानी स्पीशीज़ कह लो या उन्हीं से इवोल्यूट होके जो हम आए हैं। जैसे कहते थे कि भाई हमारे पूर्वज एप्स से, चिंपांजी से, ऐसा माना जाता था और उसकी कहानी की बात हम कर चुके हैं। तो व्हाट इज स्पीसीएशन? द वर्ड स्पीसीएशन, इसमें आपको एक शब्द दिखता है जिसका नाम है स्पीशीज़। तो उम्मीद करती हूँ 9th स्टैंडर्ड से स्पीशीज़ तो समझते ही हो, फिर भी मैं ऐसा नहीं है छोड़ दूंगी बेटा, मैं बिल्कुल रिकॉल करवाऊंगी। व्हाट इज़ अ स्पीशीज़? टू बी वेरी सिंपल, स्पीशीज़ एक वो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, ध्यान से सुनना, स्पीशीज एक वो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो आपस में ब्रीड करके नया बच्चा पैदा कर सकते हैं और वो बच्चा भी जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है। क्या समझे यार? स्पीशीज का मतलब क्या? एक ऐसा ग्रुप जो आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल प्रोजनी बना सकता है। नाउ व्हाट डज फर्टाइल मीन्स? फर्टाइल, इनफर्टाइल, ये दो वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फर्टाइल मीन्स रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो फर्टाइल इंडिविजुअल है। और इनफर्टाइल यानी वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस यानी अपने जैसे और पैदा नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है ना, कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये हो गया इनफर्टाइल। सो दीज फ्यू साइंटिफिक वर्ड्स यू नीड टू नोट भाई, ये समझना चाहिए हमें। तो स्पीशीज़ की बात तो मैंने बता दी, इसकी एक छोटी सी सुंदर सी डेफिनेशन देखते हैं। A species is a population of organisms consisting of similar individuals which can breed together। बेटा breed कह लो, reproduce कह लो, mating कह लो, एक ही बात है। which can breed together and produce fertile offspring। ये वर्ड बेटा ध्यान से सुनना। fertile क्यों मैम? fertile लिखने की ज़रूरत क्या थी? तो एक एग्जाम्पल देती हूँ। म्यूल देखा है? म्यूल, म्यूल का नाम सुना है? खच्चर कहा जाता है जिसको। म्यूल किसका बच्चा है जरा बताना? अरे किसका बच्चा खो गया है? म्यूल किसका बच्चा है? म्यूल गधे और घोड़े का बच्चा है, हॉर्स एंड डोंकी। जबकि गधा और घोड़ा इज अ डिफरेंट स्पीशीज। ये अलग स्पीशी है, ये हॉर्स की स्पीशी है, ये डोंकी की स्पीशी है। लेकिन जब इन दोनों का रिप्रोडक्शन कराया, मतलब मैम रिप्रोडक्शन हो पा रहा है, हो तो पा रहा है, लेकिन बेटा ये जो खच्चर बना है ना म्यूल, इसकी बात बता दूं, दुखद बात यह है कि ये जो है जनाब अपने जैसे और नहीं बना सकता। क्यों? बिकॉज अ म्यूल इज बेसिकली, म्यूल क्या हो जाता है? इनफर्टाइल। तो स्पीशीज की बात हम क्या कहेंगे? अगर घोड़ा घोड़े के साथ रिप्रोड्यूस करे और घोड़ा ही निकले भाई, उसका हॉर्स ही निकले बच्चा, इट कैन रिप्रोड्यूस। बट हॉर्स एंड डोंकी का बच्चा देखो हो तो रहा है डिफरेंट स्पीशीज में रिप्रोडक्शन, बट द म्यूल जो बच्चा पैदा हुआ है ये बेचारा आगे अपने जैसे पैदा नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज इट इज इनफर्टाइल। सो व्हेन यू राइट, या आपको कभी भी आए डेफिनेशन स्पीशीज की, तो फर्टाइल वर्ड, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बोलना जरूरी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। खच्चर के एग्जाम्पल से यार हम याद रखेंगे। चलिए, स्पीशीज किसकी हो सकती है आप सबको बहुत अच्छे से पता है। इट कैन बी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, आप लोटस की स्पीशी ले लो, आप ह्यूमंस की स्पीशी ले लो, रैट की स्पीशी ले लो, चीटी की स्पीशी ले लो, इन सब की जो है अलग अलग स्पीशीज होती हैं, विच वी हैव वेरी वेल स्टडीड। लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं पूरी चीज़ें। अब आ जाओ किस पे? स्पीसीएशन पे। स्पीसीएशन क्या होता है ये हम समझेंगे भाई। स्पीसीएशन का मतलब है
द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज डेवलप्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशी इज नोन एज स्पीसिएशन। यार देखो, स्पीशीज की डेफिनेशन पहले समझे, उसके बाद स्पीसिएशन क्या है? सिंपल भाषा में नई स्पीशीज का बनना फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस। द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज डेवलप्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज नोन एज स्पीसिएशन। यार अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी इसमें, जैसे ये पैराग्राफ क्या कहता है, ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में हैं और अमेरिका में जो इंसान है ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंडियन हैं, है ना, और ये अमेरिकन है, तो इंडियन की ह्यूमन स्पीशीज़ अलग है, अमेरिकन की अलग है। ऐसा नहीं है कि इंडियन जो है अमेरिकन के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उनके बच्चे निकलेंगे और वो भी फर्टाइल होंगे। अरे भाई, जगह से मतलब नहीं रहता है, इट्स ऑल अबाउट स्पीशीज़। अगर आपने देखा भी होगा, इंडियन है, अमेरिकन है, या डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होता है, लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, वही मैरिज करते हैं, तो उनके भी तो बच्चे होते हैं और उनके बच्चे फर्टाइल। अरे इंसान का बच्चा ही पैदा होता है। दीज बोथ आर ह्यूमंस। लाइक अनलाइक, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सब इंडिया के ही हों। स्पीशीज़ की बात समझो, रिप्रोड्यूस करेंगे, फर्टाइल ऑर्गेनिज्म निकलेगा तो उसे स्पीशी ही कहते हैं। अब चाहे गोरा हो, काला हो, छोटा हो, लंबा हो, दैट डजंट मैटर, है ना। हाइट पे आप बोलो कि छोटी हाइट है, लंबी हाइट है, या कोई इंसान वाइट है, कोई ब्लैक है, तो इट डजंट मीन कि वहाँ पे आप अलग स्पीशीज़ कह दो। स्पीशीज़ आर द सेम। वाई? बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस। तो ये पैराग्राफ यही बात कहता है। The human beings who look so different from each other in terms of size, color and looks are said to belong to the same species. और हमारी species कौन सी है? Homo sapiens. अलग अलग सेंटर लाइन क्यों किया भाई? Homo जीनस है, sapiens हमारी species है, because they can interbreed to produce fertile offsprings, sons and daughters. भाई हमारे बेटा बेटी होते हैं, चाहे इंडियन अमेरिकन हो, अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन ब्रीड करे, बच्चे बिल्कुल बनते हैं, और बच्चे भी कैसे होते हैं? फर्टाइल, यानी वो भी अपने जैसे और बना सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई मैम। और स्पीशिएशन की बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। स्पीशिएशन, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड, द डेफिनेशन इज क्वाइट ईजी। ऐसा लगता है ईजी पीजी है, लेकिन इसमें ना कुछ कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं, क्योंकि सवाल ये आता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज से मैम नई स्पीशीज कैसे बनेंगी? ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो पढ़ने में मज़ा कैसे आएगा? इस क्वेश्चन मार्क को लेके चलो, क्योंकि आगे आके आएगा उसका आंसर। In simple words, formation of new species is speciation, so you can write this small definition for speciation. Alright, now we will explain how new species are formed from the pre-existing ones of various population. तो देखो यार, अब क्योंकि यही सवाल है, प्रीवियस वाली से नई स्पीशीज़ बनती कैसे हैं, तो इस पे हम कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स लेंगे एंड कोशिश करेंगे सिंपल एग्जाम्पल से हम समझ पाए, क्योंकि ह्यूमंस वगैरह के एग्जाम्पल में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें, तो हम कुछ बीटल्स और रेड बीटल्स इन सब के एग्जाम्पल लेंगे, जो कि कॉमनली आप सभी की बुक्स में दिया रहता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज splits into two separate groups which then get isolated from each other geographically by the barriers such as mountain ranges, rivers और द सी। अब इस बात को सुनना ज़रा, ये वर्ड लिख रही हूँ मैं, ये वर्ड लिख रही हूँ मैं, पूरे वीडियो में एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पीसिएशन काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता है। हाँ मैम, डेफिनेशन आ जाती है, डेफिनेशन में तो कोई खास बात है ही नहीं यार, नई स्पीशीज़ का बनना, लेकिन होता कैसे है वो समझो। ये एक वर्ड आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, ये है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन वर्ड का आई होप सभी को मतलब पता होगा, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है यार ये, आइसोलेट हो जाना। यानी आप किसी पार्टी में गए हो और आपको आपके बेस्ट फ्रेंड्स या फ्रेंड्स नहीं दिखे, तो आप क्या एक साइड बैठ जाते हो, यार मज़ा नहीं आ रहा है, यानी आप पूरी पार्टी के लोगों से आइसोलेट हो गए। सो नाउ यहाँ क्या कहानी बनती है, देखो स्पीसिएशन होता कैसे है, इसके फ्यू रीजंस है, इट्स नॉट ओनली वन पर्टिकुलर रीजन बट अ फ्यू पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट फॉर दिस एंड वन इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो चाहे पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं। चलिए भाई, आइसोलेशन यानी क्या? आइसोलेशन मैम एक जगह साइड करके रख देना। तो स्पीसिएशन में क्या होता है, सेम ही स्पीशीज के, ध्यान से सुनना, स्पीशी नहीं बदली है। अगर रेड बीटल है, समझते हो बीटल ऐसी होती है ना, रेड बीटल है, कोई ऐसे करके है ना, रेड बीटल है और ऐसे ऐसे ये बने रहते हैं बीटल्स पे, कुछ याद आया कि नहीं है? ऐसे ऐसे बने रहते हैं, रेड बीटल की स्पीशीज है, तो पूरी की पूरी रेड बीटल की ही स्पीशीज की बात कर रही हूँ मैं। पिंक, ग्रीन, येलो कोई अलग स्पीशीज नहीं है। अगर इंसान है तो इंसान की स्पीशीज की ही बात कर रही हूँ। इन स्पीशीज में मान लो लाइफ में ऐसी कोई कंडीशन आई कि इनको जुदा होना पड़ा। अरे मान लो, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, समझना इस बात को। यहाँ पे बना दी मैंने एक ग्रुप, ये इन सब की बेटा स्पीशीज़ हैं, ठीक है। ये एक स्पीशीज़ है जो मैंने आपको
डॉट से बना के दिखाई है। एग्जाम्पल ले लो, एक स्पीशीज़ है जो डॉट से बना के दिखाई है। हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसी कोई कंडीशन आई हो, यानी ऐसी कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, फिजिकल कंडीशन हो, कुछ भी हो, बरसात आ गई हो, कोई एनिमल इनको उठा के ले गया हो, या कोई भी XYZ रीज़न हो जिसकी वजह से ये सेम, देखो ना सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल नीले डॉट्स हैं, ब्लू डॉट्स हैं, तो यानी इनकी जो स्पीशी है ड्यू टू XYZ रीज़न ये जो है 2 ग्रुप्स में बट गई। बेटा मान लो ये वाला ग्रुप जो है यहीं रह गया है ना, और ये वाला पनवेल निकल गया है, ये वाला ग्रुप जो है निकल गया पनवेल, ये चला गया। ओके, अब नाउ व्हाट हैपेंस इज थे तो ये बेचारे सेम ही ग्रुप के, लेकिन किस्मत ने इन्हें जुदा कर दिया है ना, किस्मत ने इनको जुदा कर दिया। अब क्या है यार, ये जो है ऑल्दो सेम स्पीशीज के हैं, रिप्रोडक्शन कर भी सकते हैं, बट नाउ कंडीशंस आर लाइक दैट कि ये एक आपस से दूर हो चुके हैं। तो ये जो जनाब है ये जो है यूपी में पल बढ़ रहे हैं, और ये जो जनाब है ये पूरी स्पीशीज MP में पल बढ़ रही है। सेम स्पीशीज, एक यूपी चली गई एक MP चली गई, ठीक है सेम स्पीशीज। अब भाई यूपी से MP में इनको ट्रैवलिंग वगैरह नहीं कर सकते यार, ये है ना, ये आ नहीं सकते हैं यहाँ से वहाँ तक। तो ये दोनों जो हैं अपनी ही जगह पे, ये दोनों जो हैं अपनी ही जगह पे आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे। ध्यान से सुनना इस बात को, सिंपली समझो, आगे और एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगी। तो ये दोनों जो हैं अपनी स्पीशी, अब ठीक है मानते हैं लाइफ में दुख आता है, बट व्हाट आई सेड, देखो यार आज गला बैठा हुआ है, लेकिन मैंने क्या कहा, द शो मस्ट गो ऑन, यानी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, थिंग्स मस्ट गो ऑन, रुकना नहीं है ना, चलते ही जाना है। तो वैसे ही ये कहानी है भाई कि ये यूपी चले गए MP चले गए, दुख हुआ मानते हैं, बट नाउ रिप्रोड्यूस तो करना है, अपने जैसे और बच्चे बनाने हैं। तो यहाँ पे ये अपने जैसे बच्चे बना रहे हैं, और यहाँ पे यानी रिप्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एक दूसरे से क्या हो गया, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गया। यानी चाह कर भी, क्योंकि ये कर सकते हैं, लेकिन आइसोलेशन हो गया है, दूर चले गए हैं। तो क्या होगा, इनकी स्पीशीज अपने आप यानी रिप्रोड्यूस करते हुए बढ़ती जाएगी। इतने बात समझे हो, यहाँ तक क्लियर रखना। अब इस बात को पढ़ो। The geographical isolation of the two groups of population leads to their reproductive isolation, due to which no genes are exchanged between them. अब इस पॉइंट को समझते हो कि नहीं, कितनी कॉमन सी बात है। ये ग्रुप 1 यूपी में, ग्रुप 2 MP में अपने आप में बच्चे बना रहे हैं, लेकिन इन 2 ग्रुप्स के बीच में कोई भी जीन एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, आपस में ही जो है इनके जीन एक्सचेंज हो रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। But however, breeding continues within the isolated population, producing more and more generation. यानी अपने खुद की जनरेशन बना रहे हैं, बस ग्रुप 1 और 2 की कोई भी मिक्सिंग इसमें नहीं हो रही है, ठीक है। जीन्स जो है इधर उधर इन लोगों के नहीं जा रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर होगा कि नहीं भाई, बताओ। Over the generations, the processes of genetic drift and natural selection operate in different ways in the two isolated groups of population and make them more and more different from each other. अब ये लाइन क्या है, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, इन पॉइंट्स को ज़रा नोट डाउन करते चलो। जो हम स्पीसिएशन की बात कर रहे हैं उसमें किस किस का रोल है। नंबर 1 आप कह सकते हो जोग्राफिकल भी कह सकते हो, या फिर रिप्रोडक्टिव भी कह सकते हो, चल जाएगा। जोग्राफिकल कह लो या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी दोनों सेम ही स्पीशीज थे, लेकिन ग्रुप्स जो हैं ड्यू टू XYZ कंडीशन यार, है ना, हालातों की वजह से वो अलग हो गए हैं और अपने जीन्स एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट अभी जो आपने ये 2 वर्ड्स देखे, एक है जेनेटिक ड्रिफ्ट और एक है नेचुरल सिलेक्शन। मुझे लगता है नेचुरल सिलेक्शन ज़रूर सुना होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट को भी समझ जाओ, काफ़ी आसान से कॉन्सेप्ट है ये। इट माइट बी अ थिंग कि ये सेम साउंड करते हैं मैम, कैसे डिफरेंस समझना है। तो बेटा मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ यार, मैं आपको समझाऊंगी बिल्कुल। इनमें जो माइनर डिफरेंस है वो मैं आपको समझाती हूँ। ऑलराइट, सिलेक्शन तो बैठी आ गया यार, सिलेक्शन, चलो बढ़िया। किसके लिए, स्पीसिएशन के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स अपन को नोट डाउन रखने हैं फॉर स्पीसिएशन। ओके, कैसे नई स्पीशीज इन तीनों की मिली जुली भगत से बन सकती हैं। तो नंबर 1 तो मैम समझ गए, क्या, जेनेटिक नहीं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या फिर जोग्राफिकल आइसोलेशन। अब वर्ड आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसको आगे मैं बताऊंगी, लेकिन अभी बेसिक समझो इसका। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, इसमें वर्ड आया है जीन्स। तो इसमें क्या होता है, कभी कभार किसी पॉपुलेशन में हो सकता है बाय चांस सडनली कोई पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है। जैसे कोई गिवन एरिया है, छोड़ दो आप पॉपुलेशन छोड़ दो, कोई एक गिवन एरिया है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक प्लेट है भैया,
है ना, और इसमें जो है कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ ग्रो कर रही हैं, ये इस कलर की, ठीक है। अभी आपको ब्लू कलर सबसे ज़्यादा दिखेगा, मान लो ये ब्लू कलर किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ है, और यहाँ पे मैं बना देती हूँ आपको, यहाँ बना के दिखा देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ जो है 2 रेड कलर की स्पीशी है। तो अभी आपको देख के क्या लगेगा कि यार ब्लू का पलड़ा भारी है, ब्लू इज मोर इन पॉपुलेशन, जबकि रेड तो बेचारे 2 ही है ना, ये हमको तरस आ रहा है रेड पे। बट नाउ ड्यू टू सम कंडीशन या बाय चांस, छोटी सी कंडीशन हो गई, आप घास समझ लो, घास पे ऑर्गेनिज्म है, एकदम से किसी इंसान ने पैर रख दिया, तो ये बाय चांस वाली चीज़ है। सो व्हाट हैपेंस इज, ये पैर रखने वाला एग्जाम्पल काफ़ी कॉमन होता है यार, एकदम से पैर रख दिया, तो जब जहाँ पे पैर रखा है ना उस इंसान ने, तो ये जितनी भी स्पीशीज़ हैं ये मर गई। ये पैर है, खचक, ये लो, ये अंगूठा है, ये 4 उंगलियां हैं, ठीक है, ये पैर रख दिया। सो नाउ बोलो मैम, एकदम से इन्होंने सब कुछ बदल दिया है, जज्बात भी बदल दिए, और बिल्कुल पॉपुलेशन देखो अब जो है रेड आपको दिख रही है 2, एंड बेचारी ब्लू जो डोमिनेट कर रही थी वो बचती है 1। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज बेसिकली एकदम से किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर, आप मान लो स्पीशीज की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाना। अब बाय चांस हो सकता है, ये तो पैर रखा है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है ना, तो ये बात समझ आई, जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो अब सवाल ये उठता है मैम नेचुरल सिलेक्शन क्या है, मतलब जेनेटिक में भी नेचर से या कहीं से भी कोई चीज़ हो गई, तो नेचुरल सिलेक्शन में भी वही है, बट दिस इज नॉट सडनली। नेचुरल सिलेक्शन की बात ऐसी नहीं है कि नेचर ने एकदम से सिलेक्ट किया है। नेचुरल सिलेक्शन में देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट में कोई भी चीज़ टेक प्लेस कर सकती है एंड बाय चांस और एक फ्रीक्वेंसी पे, बट नेचुरल सिलेक्शन इज बेसिकली सेम ही, आप स्पीशीज़ की बात करो और उसी के ऑर्गेनिजम्स कैसे नेचर सिलेक्ट करता है कि यार ये वाला सबसे फिट है इस कंडीशन में, ठीक है। इसके आगे और हम बात करते हैं, आई होप बेसिक समझ आया हो। After thousands of years, the individuals of these isolated groups of population become so different that they will be incapable of reproducing with each other even if they happen to meet again. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि पहली चीज़ क्या हुई, ये बेचारे जोग्राफिकली आइसोलेट हो गए, एक चले गए यूपी में, एक चले गए एमपी में। अब जो यूपी वाले हैं, एमपी वाले हैं, रिप्रोडक्शन रोकेंगे नहीं, रिप्रोडक्शन दोनों में ही जो है होता जा रहा है, ठीक है, अपनी अपनी अंदर ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अब मान लो यही कंडीशन आ गई, चप्पल रखा गई, किसी ने पैर रख दिया है ना, और जेनेटिक ड्रिफ्ट वाली सिचुएशन हो गई, एक जो है बिल्कुल ही पॉपुलेशन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, ये चेंजेस आए। दूसरा, नेचर की कुछ ऐसी कंडीशंस रही होंगी जिसकी वजह से, मान लो खाने की कमी थी, है ना, नीचे खाना कम था, ग्रास पे खाना कम था, ऊपर पेड़ों पे ज़्यादा था, तो धीरे धीरे इनकी कैसी स्पीशी बनने लगी, टॉल स्पीशीज बनने लगी। ये यूपी की बात है, एमपी में शायद अलग केस हो भाई। एमपी में जो है आप मान लो जेनेटिक ड्रिफ्ट से जो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, कोई और कंडीशन आ गई लाइफ में, एक की पॉपुलेशन बढ़ गई, और यहाँ पे उल्टी कहानी है, यहाँ पे खाना ग्रास पे ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो इन्होंने शॉर्ट लेग्स ही अपने डेवलप रखे। तो आफ्टर सम टाइम, ये ऐसा नहीं है यार थोड़े टाइम की बात है, आफ्टर काफ़ी टाइम तक रिप्रोडक्शन इनकी जनरेशन आती गई, तो ऐसा देखा गया कि यूपी और एमपी में गए तो सेम स्पीशीज थी, लेकिन काफ़ी टाइम बाद जो है एकदम ही अलग स्पीशीज आपको दिखने लगती हैं। सो इट्स नॉट ओनली वन थिंग दैट्स कंट्रीब्यूटिंग, बट इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स लाइक लाइक जोग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। तो ये क्या लाइन कह सकते हैं, वी कैन से दैट 2 न्यू स्पीशीज हैव बीन फॉर्म्ड, यानी हम ये कह सकते हैं विद टाइम सेम स्पीशी गई थी, लेकिन बाद में देखा तो बिल्कुल ही नई स्पीशी फॉर्म हो गई है। दिस इज बेसिकली स्पीसिएशन। From the above discussion, we conclude that important factors which could lead to the rise of a new species, कौन से 3 फैक्टर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, geographical isolation of a population caused by various types of barriers, such as, अब बहुत बैरियर हो सकते हैं, या तो इधर से उधर ले गए, या एक ही समुंदर के अंदर, एक ही रिवर के अंदर जो है कोई बीच में डिवाइडर बन गया, या कोई माउंटेन रेंजेस आ गई, है ना। The geographical isolation leads to reproductive isolation, due to which there is no flow of genes between separated groups of population. Number 2, genetic drift. It is caused by drastic changes in the frequency of particular genes by chance alone. By chance changes हो जाते हैं और एकदम drastic change है। जैसे हमने देखा, चप्पल रखा गई, पैर रखा गया, तो ब्लू की जो पूरी स्पीशीज थी ना के बराबर हो गई, सिर्फ एक ही बचा, एंड रेड डोमिनेंट हो गई। So if you want, you can write this definition for genetic drift. What is genetic drift? It is caused by drastic changes in the frequency of a particular species या genes by chance.
थर्ड क्या है, वेरिएशंस कॉज्ड इन इंडिविजुअल्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, तो यानी जैसी कुदरत ने उनको कंडीशंस दी, हो सकता है जो ग्रास है नीचे वाली ग्रास खत्म हो गई और खाना खाने के लिए उन्हें ऊपर वाले पेड़ तक ही जाना पड़े, तो धीरे 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 जो उनकी स्पीशीज है उन्होंने लॉन्ग लेग्स को अडॉप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए बेनिफिशियल थे। ये यूपी की बात थी। एमपी की बात क्या थी कि वहाँ पे ग्रास में ही अवेलेबल था, नीचे ग्रास बहुत सारी थी, तो उनमें शॉर्ट लेग्स ही रहे। यानी इतने अजीब, ये तो मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए, इतने चेंजेस होते होते जब स्पीशीज़ को आप देखोगे, सो इट विल बी फेल्ट कि एकदम ही अलग स्पीशीज़ है, मानोगे ही नहीं कि यही स्पीशीज़ थी जो अलग हो गई थी। ऑलराइट, चलिए नाउ इस एक डायग्राम से मैं आपको समझा देती हूँ जेनेटिक ड्रिफ्ट। खैर पीछे बता चुकी हूँ, काफ़ी समझदार हो, लेकिन जितनी बार समझें उतनी बार कम है, एंड डायग्राम इज़ द बेस्ट वे। तो ये आपको दिख रही है यार, यहाँ पे कुछ ये बीटल्स हैं और यहाँ पे ये अलग टाइप के इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टाइम में देखो, यहाँ पे नो है मुझे रेड वाली बीटल की सिर्फ 2 ही दिख रही हैं, बेचारी दब चुकी हैं, और ये जो है कहते हैं हम ज़्यादा पॉपुलेशन में हैं, है ना, कितने सारे दिख रहे हैं, ठीक। ये वाले इंसेक्ट ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन रेड बीटल जो है सिर्फ 2 हैं। ना जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या आया, मैंने कहा ये बहुत ही ना यूज़ किया वाला एग्जाम्पल है कि किसी का पैर रख दिया, क्योंकि यूजुअली क्या है ना, बीटल्स वगैरह की स्पीशी कैसे मानते हैं हम, ग्रास में होंगी। सो इट हैपन्स, कोई ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो है बढ़िया पिकनिक मनाने गए, घास पे चलने का बड़ा शौक है कि नहीं, पैर बिल्कुल मस्त चप्पल वप्पल उतार के ग्रास पे चलना है हमें, ठंडी ठंडी, तो हम ग्रास पे तो चल रहे हैं, बट वी डोंट रियलाइज़ कि भाई उसके नीचे कुछ ऑर्गेनिज्म भी है। तो जैसे ही पैर रखा इंसान ने, ये देखो ये चप्पल रख दी, और ये जो है डोमिनेंट वाली जो राजा बन रही थी कि यार मेरी तो जीन्स बहुत ज़्यादा हैं, वो सबके सब चले गए, सिर्फ एक बचता है। एंड इस केस में क्या होगा, इस केस में रेड बीटल्स बच गई, और रेड बीटल्स बढ़िया दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करके अपनी और प्रोजेनी बनाती चली गई। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक बहुत ही बेसिक बीटल वाला एग्जाम्पल। कमिंग टू नेचुरल सिलेक्शन, पहले भी समझ चुके हैं ये कि ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है नेचर में कि नीचे की जितनी भी ग्रास है वो ख़त्म हो गई। अब यार भूख के लिए, न्यूट्रिशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, ठीक है। तो अब उस भूख के लिए क्या करेंगे, देखा कि ऊपर वाली ट्रीज पे जो है लीव्स है, वहाँ से वी कैन हैव न्यूट्रिशन। सो व्हाट विल हैपन विद टाइम, ऐसी जो भी स्पीशी में रही होगी जीन जिसमें टॉल लेग्स होंगे, क्योंकि टॉल लेग्स से मदद मिल रही है, ये वाली जी पाएगी भाई, ये आगे चल पाएगी। एंड जिनके शॉर्ट लेग्स रहे होंगे बिकॉज डिप्राइवेशन ऑफ फूड, खाना पीना मिला नहीं, तो बेचारे कैसे जिंदा रहेंगे। एंड धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती गई एंड टॉल लेग्स की पॉपुलेशन बढ़ती गई। आई होप मेरे कुछ वर्ड्स पे ध्यान दे रहे हो, धीरे धीरे। तो भाई नेचर सिलेक्ट कर रहा है, एकदम से ये चीज़ नहीं होती है। इट्स अबाउट विद टाइम नेचर विल सिलेक्ट द फिटेस्ट वन। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। चलिए, it should be noted that geographical isolation is the major factor in the speciation of sexually reproducing animals because it interrupts the flow of genes between their isolated populations through the gametes। क्या कह रहे हैं यार, यहाँ पे हमेशा ज़्यादातर फोकस आइसोलेशन को दिया गया है, क्योंकि ये जितनी भी कहानी है जब ये एक दूसरे से अलग हो पाए हैं तभी हो रही है। यानी ये जो स्पीसिएशन है, नई स्पीशीज़ का बनना, मानते हैं थोड़ा दुख हुआ था, बेचारे जो है एक ही ग्रुप के लोग अलग हो गए, बट देन इट गेव राइज टू न्यू स्पीशीज। तो ये सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं किस में कॉन्ट्रीब्यूटिंग है बेटा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहिए 2 पेरेंट्स, उनके गैमेट्स चाहिए होते हैं, तो इसमें सबसे बेस्ट रोल प्ले कौन करता है, जोग्राफिकल आइसोलेशन। This isolation, however, cannot be a major factor in speciation of a self-pollinating plant species। चलो अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिनमें आइसोलेशन जो है बेटा बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है यार, इसकी भी कंडीशन है। जैसे कि सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर ले लो, ऐसी कोई प्लांट की स्पीशी है जो सेल्फ पॉलिनेट करे, यानी भाई उसी के प्लांट में उसको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, फीमेल भी मिल रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है। क्यों बोलो मैम, क्योंकि यार ये अपने में काफ़ी है, ये बोलते हैं ना आत्मनिर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट है, इसको किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत ही नहीं है, इसको किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत ही नहीं है, इसके खुद ही के प्लांट में इनको मिल जा रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर, तो यानी वही रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो जेनेटिक आइसोलेशन कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सकता, इसमें कोई रोल ही प्ले नहीं। मान लो ये एक प्लांट की स्पीशीज़ है, ठीक है, मान लो ये एक प्लांट की है, ये दूसरे प्लांट की, तीसरे प्लांट की, अब ये सबके सब सेल्फ पॉलिनेटिंग है, तो इवन इफ हो सकता है कि आप जो है आइसोलेशन के कारण ये 2 स्पीशीज़ चली गई कहीं और ये स्पीशीज़ यहीं पे रह गई,
then too it won't affect it. Why? Because again ये self pollinating है, यहीं पे इसका फ्लावर है, यहीं से पोलन आएगा, है ना, यहीं से पोलन आएगा और उसी के स्टिग्मा पे चला जाएगा. तो आई होप ये पॉइंट समझ आया. किस केस में आइसोलेशन रोल प्ले नहीं करता है स्पीसीएशन में. एक तो ये पॉइंट हो गया. अब एक और चीज़ है, काफ़ी आई थिंक सिंपल ही है. इट कैन ऑल्सो नॉट बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पीसीएशन ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. अरे इनकी भी बात वही है, सेल्फ पॉलिनेटिंग ले लो या एसेक्सुअल. अब एसेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है भाई, वो अकेले में ही जो है अपना काम खुद ही कर सकता है. यानी जैसे आप देखो प्लेनेरिया वगैरह हो गए, रीजनरेशन, अपनी बॉडी के पार्ट्स कट करके बन जाएगा, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम अगर उसकी स्पीशीज़ कहीं उठा के भी ले जाओ. सो आई होप ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. इट ऑल्सो कैनॉट बी अ मेजर फैक्टर इन स्पीसीएशन ऑफ एन asexually reproducing organism because it does not require any other organism to carry out reproduction. आइसोलेशन का मेन रोल तब होगा जब एक जो है दूसरे पे डिपेंडेंट होगा. अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर हैं, तो ये वैसे ही खुद में पूरे हैं, सो इनको कोई ज़रूरत नहीं है. यानी ऐसा नहीं है ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल में ये समझो कि आइसोलेशन स्पीसीएशन में इनकी कोई रोल प्ले नहीं करता है. आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है. चलिए, स्पेसिएशन की बात तो कर ली, अब आगे आते हैं एवोल्यूशन ऑफ आइज और एवोल्यूशन ऑफ फेदर्स करके 2 टॉपिक हैं. अच्छा, इसमें मज़ेदार कहानी ये है क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैं सवाल पूछूँ उसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो. एवोल्यूशन ऑफ आइज. अब आंखें कैसे एवोल्यूट हुई हैं, यानी जिन आँखों से आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो और यानी मैं भी देख रही हूँ, ये पहले से ऐसी नहीं है. ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है भाई, क्योंकि हम इतनी सारी दुनिया, चलती फिरती दुनिया, आप मुझे देख रहे हो, आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसे देख रहे हो, पीछे से मम्मी ने आवाज़ लगाई खाना बन गया है उन्हें देख रहे हो. यानी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हमेशा से इतना डेवलप्ड रहा हो. कहीं ना कहीं आइज़ भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूट होके आई हैं. तो उसी की सिंपल सी बात करते हैं और रेडी रहना, आपके लिए एक सवाल आने वाला है. द आई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर एनिमल्स. The eye is a complicated organ which cannot be generated by a single DNA change. ये क्या बात है, देखो आई बहुत ही सिंपल ऑर्गन नहीं है यार. इतनी वेराइटी ऑफ वर्ल्ड आप देख रहे हो, उसमें इतने सारे कलर्स हैं, इतने सारे मोशंस हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक सिंगल डीएनए चेंज से तो ऐसा नहीं है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक बदलाव आया और इंसान की आंखें बन गई. तो यानी काफ़ी सारे चेंजेस आए होंगे जिसकी वजह से आइज़ ने एवोल्यूट किया होगा. The complex body organs of animals, such as eyes, have been created in stages over many generations. सेम कहानी आइज़ की है, सेम कहानी आगे हम देखेंगे फेदर. फेदर यानी पंख, पंछियों के जो पंख होते हैं उनकी बात है. यानी ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसका ऐसा नहीं है एक सिंगल चेंज आया, एक ड्रिफ्ट आया और ये बदल गए. ओवर टाइम, ओवर स्टेजेस, धीरे धीरे बोलते हैं ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 करते करते ये डेवलप हुए हैं. एंड आज जो आपको ह्यूमन आई दिखता है सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर, ये उसी के रिजल्ट हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले शुरुआती बात करते हैं. हम जानते हैं फ्लैटवर्म प्लेनेरिया की कहानी हमने पढ़ी है, याद है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया करके पढ़ा था. यही वो प्लेनेरिया है, सिंपल सा प्लेटफॉर्म है ये. इसमें जब हमने देखा था तो हमें दिखता था यहाँ पे 2 आंखें बनी हैं, लेकिन मज़ेदार बात है ये 2 आंखें कैसी दिखती हैं, बिल्कुल सिंपल बटन टाइप की आंखें. ऐसा लग रहा है कि आपने कोई जो है चीज़ ले ली है, कोई स्ट्रक्चर बनाया है और उसमें 2 बटन जैसी आंखें लगा दी. करते हैं ना क्राफ्ट वगैरह में, आईज आती हैं, सिंपली उन आईज को लगा दिया, जस्ट लाइक आई के स्पॉट्स लगा दिए. तो उस टाइम की जो आंखें थी बहुत ही कह सकते हैं इतनी डेवलप नहीं. प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में जो आईज हैं बहुत ही बेसिक आईज हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रूडिमेंट्री आई, ईदर यू कैन कॉल सिंपल लैंग्वेज में बेसिक आई या फिर रूडिमेंट्री आई, like that of a flatworm, planaria was formed. Eyes of a flatworm are very simple, that are actually just eye spots which can detect light. ये सिंपली क्या है, ये सिंपली एक आई के स्पॉट्स हैं जो कि क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइट को. ऐसा नहीं है कि उसको पलक मैम बिल्कुल अच्छे से दिख रही है, यहाँ इनका सर है, यहाँ इनके पैर है, ये ब्लू कलर है, पिंक कलर है. काफ़ी सिंपली ये जो आईज है किसमें मदद करती है, लाइट को डिटेक्ट करने में, कि हाँ भाई इस तरफ रोशनी है और इस तरफ अंधेरा है. सो ये जो बोलोगे मैम इससे क्या फ़ायदा है बेटा, क्योंकि प्लेटफॉर्म वैसे ही खुद भी काफ़ी सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये जो आइज़ हैं उनको तब भी बेनिफिट देती थी, लाइफ जीने के लिए तब भी उनको बेनिफिट मिल जाता था. सो इवन दीज रूडिमेंट्री आइज प्रोवाइड अ सर्वाइवल एडवांटेज टू प्लेटफॉर्म. क्यों? क्योंकि वो अंधेरा और रोशनी देख सकते थे. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बेसिक डिज़ाइन,
more and more complex eyes were then evolved in various organisms। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, इसी बेसिक आई के स्ट्रक्चर से अलग अलग कंडीशंस में जो है डिफरेंट डिफरेंट आई फॉर्म्स बनने लगे। जैसे आप आगे के ऑर्गेनिज्म ले लो, ऑक्टोपस वगैरह ले लो, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स ले लो, इंसेक्ट्स ले लो, इनमें भी आईज आने लगी, लेकिन सबके कहीं ना कहीं अलग अलग जो है आप कह सकते हो फंक्शन होने लगे। इसमें सिर्फ डिटेक्शन ऑफ लाइट था, बाकी सब में हो सकता है डिटेक्शन ऑफ कलर हो। आगे आ जाते हैं ह्यूमन में तो सभी चीज़ डिटेक्ट कर लेते हैं भाई हम हमारे सराउंडिंग्स में। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव आईज, फॉर एग्जाम्पल किसकी बात कर रहे हैं, इंसेक्ट्स, ऑक्टोपस, इन्वर्टिब्रेट्स, इन सभी में आईज होती हैं। The structure of the eyes each of these organisms is however different, which suggests their separate evolutionary origins। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, बात ये कहते हैं कि काम तो इनका एक ही है, काम तो इनका एक ही है। किसका काम बोलो आप इंसान की आंख बोल दो, आप जो है इंसेक्ट की आइज बोल दो, बटरफ्लाई है, कॉकरोच हो गया या अपना प्लेनेरिया हो गया। तो बात क्या है, काम तो इनका वही है, फंक्शन क्या है, आई का फंक्शन है। बट व्हेन वी सी कि कितने डिफरेंट है ये आपस में, उससे ये दर्शाता है, ये बताते हैं कि कैसे उनके इवोल्यूशनरी ओरिजिन यानी उनके पूर्वज, अरे सिंपल भाषा में पूर्वज एंसेस्टर अलग रहे होंगे। काम क्या है, आंखों का काम है देखना, लाइट को डिटेक्ट करना, चीज़ों को डिटेक्ट करना भाई, देखना कि ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, पलक मैम इधर जा रही हैं, फिर पलक मैम उधर जा रही हैं, खास नहीं है पलक मैम, तो यानी ये सब चीज़ें क्या आप देख पा रहे हो। तो वैसे ही आइज़ के फंक्शन वही रहते हैं, बट क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स बहुत अलग हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका इवोल्यूशनरी ओरिजिन काफ़ी अलग रहा होगा, सेपरेट रहे होंगे इनके एंसेस्टर्स। सो द एवोल्यूशन ऑफ एन आई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। तो ये जो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ को मैं फिर से पढ़ के सुनाती हूँ और इसके बाद आने वाला है आपके लिए एक मज़ेदार क्वेश्चन। डरो यार नहीं, जिसको आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहीं चेक कर लूँगी। द स्ट्रक्चर ऑफ आईज इन ईच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज हाउएवर डिफरेंट, विच सजेस्ट देयर सेपरेट एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका जो है स्ट्रक्चर अंदर से, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, वो अलग है आँखों का, लेकिन काम इनका यही है, आइज़ वाला काम है, देखने का काम है। तो जस्ट टेल मी, क्योंकि हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, ये जो आई है, यानी अगर हम कंपेयर करें, ह्यूमन की आई ले लो, प्लेनेरिया की आई ले लो, ऑक्टोपस की आई ले लो, इंसेक्ट की आई ले लो, ये सब आइज कौन से ऑर्गन्स में आएंगे, विल दे बी होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स? ये है आपका सवाल इस पैराग्राफ पे बेस। सो क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए भाई, तो आई होप ये कहानी समझ गए होगी, काफ़ी आसान है एंड जिसको आंसर आता है घबराओ नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो सही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ बताएं मुझे। चलिए, कमिंग टू एवोल्यूशन ऑफ फेदर्स, एज मैंने आपको बताया था आँखों का एवोल्यूशन हुआ है, तो वैसे ही ये जो पंछी आप दिखते हो आसमान में उड़ते हैं, इनके फेदर्स ने कैसे एवोल्यूट किया। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो आज आपको बर्ड्स में फेदर्स दिखते हैं पहले से रहे हों उड़ने के लिए, हो सकता है उनका कोई कुछ और काम हो। तो लेट्स रीड अबाउट इट। समटाइम्स एन एवोल्यूशनरी चेंज produced in an organism for one purpose later on becomes more useful for an entirely different function. For example, birds evolved feather as a means of providing insulation to their bodies in cold weather, but later on these feathers became more useful for the purpose of flying. यानी ध्यान से सुनना, बर्ड्स की बॉडी हमें पता है यार कितनी सॉफ्ट सी होती है यार, है ना, एकदम कोमल मुलायम होती है, नाजुक सी। तो अब इनमें पहले के टाइम में फेदर्स का पता है क्या काम होता था, प्रिमिटिव बहुत पहले की बात करो तो इन बर्ड्स में जो फेदर्स थे वो मेनली क्या होता था, एक स्वेटर टाइप होता था। जैसे बोलोगे मैम आपका गला ख़राब हो गया, यानी सर्दी है भाई, है ना, ठंड लग रही है भाई, तो ठंड के लिए हम क्या करते हैं, हम स्वेटर पहन लेते हैं ओढ़ने के लिए। तो वैसे ही ये बर्ड्स अपनी बॉडी को इंसुलेटेड रखने के लिए, एक गर्माहट रखने के लिए जो है फेदर्स का यूज़ करते थे, यानी फेदर्स उनको कवर करते थे और उनकी बॉडी को जो है वार्म रखते थे, ढक के रखते थे, एज एन इंसुलेशन। सॉफ्ट बॉडीज़ भी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं इन फेदर्स का यूज़ सिर्फ जो है कवरिंग के अलावा, सिर्फ इंसुलेशन के अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होने लगा, दैट इज़ फ्लाइंग। यानी आज जो हमने इतनी पोएम्स देखी है इंग्लिश में, इतनी कहानियाँ देखी हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चिड़िया उड़ रही है भाई, इतने सारे गेम्स आते हैं, यानी ये बर्ड का जो फ्लाइंग वर्ड हम कहते हैं ये आया कैसे, क्योंकि फेदर्स हेल्प करते हैं। अब फेदर्स की बात हमने देख ली कि मैम शुरुआत से इनका काम फ्लाइंग नहीं था, अर्लियर दे यूज टू गिव इंसुलेशन, बट लेटर ऑन इनका ज़्यादा पर्पस, ज़्यादा यूज़ किस में होने लगा, फ्लाइंग में,
क्योंकि बर्ड्स ने देखा वाओ यार मतलब हमारे पास फेदर्स है, हम उड़ सकते हैं, तो उड़ के हम कितनी सारी जो है हम जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मतलब इंसानों के जैसे ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें। खैर ये मजाक की बात थी, पर समझ जाओ कि फ्लाइंग पर्पस उनको ज़्यादा एडवांटेजेस लगने लगा। तो देखो इस इमेज में कैसे धीरे धीरे बेटा फेदर्स एग्जाम्पल है कि धीरे धीरे स्टेजेस से आते आते कैसे फेदर्स जो है आज जो फेदर्स दिखते हैं वो एवोल्यूट होके आए हैं। इवन सम डायनासोर्स हैड फेदर्स। ये मजेदार बात है, आपने कुछ आई थिंक कुछ मूवीज देखी हो या कुछ डायनासोर्स की इमेजेस देखी हो, तो उसमें देखा कुछ डायनासोर ऐसे दिखते हैं जिनके पंख हो, ऐसे उड़ने वाले बिल्कुल खतरनाक से डायनासोर दिखते हैं और उसमें फेदर होते हैं। लेकिन ऐसा होता था कि उन डायनासोर्स के पास फेदर तो थे, यानी उनके पास ये शक्ति तो थी, लेकिन पता नहीं था कि उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है। यानी दे यूज्ड टू हैव फेदर्स बट दे डिडंट यूज इट फॉर फ्लाइंग, उसको उड़ने के लिए यूज नहीं किया है। लेकिन इन्हीं के आगे जो बर्ड्स आई, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी आपके पास इतना नॉलेज है तो उसको कहाँ रख रहे हो दबा के, बढ़िया उसका यूज़ करना, एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख के आना, लाइफ में कुछ बढ़िया सा करना। तो वैसे ही यहाँ कहानी वही है, बर्ड्स ने क्या किया, बर्ड्स के पास भी फेदर्स हैं। अब ये नहीं रुके, इन्होंने फेदर्स का बिल्कुल सटीक यूज़ किया, दैट इज दे यूज इट फॉर फ्लाइंग। यानी उनके फेदर्स ऐसे अडॉप्ट होने लगे कि वो फ्लाइंग पर्पस के लिए यूज़ हो सके। So the presence of feathers on birds tell us that the birds are very closely related to reptiles because dinosaurs were reptiles. तो इसी कहानी से जो अपन कहते हैं ना एवोल्यूशन में कनेक्टिंग लिंक बन रही है कि यार कैसे कह सकते हैं बर्ड्स जो है रेप्टाइल से रिलेटेड है, मैम वो उड़ रहे हैं ये नीचे हैं। क्यों भाई, क्योंकि डायनासोर्स में कहीं ना कहीं फेदर रहे थे, तो आज बर्ड में भी फेदर है। सो दिस एक्चुअली टेल्स अस कि कहीं ना कहीं बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विद रेप्टाइल्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, काफ़ी आसान सी बात थी ये। चलिए नाउ लेट्स कम टू इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पीछे हमने नेचुरल सिलेक्शन देख लिया है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सबसे पहले तो वर्ड का मतलब बताओ। अरे वो जो नेचुरल नहीं है, या मेनली हम कह सकते हैं मैन का हाथ है इसमें, अरे वुमन का भी हो सकता है, यानी ह्यूमन इंसान का कहीं भी हाथ आ जाए यानी वो चीज़ है आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी क्या, नेचर से कुदरती अपने आप चीज़ हो रही है। आर्टिफिशियल यानी क्या, कहीं ना कहीं ह्यूमन उसमें टांग अड़ा रहा है। तो इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन में भी कुछ ऐसी कहानी है, सिलेक्शन तो हो रहा है अलग अलग स्पीशीज का, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या ह्यूमन अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करके एवोल्यूट कर रहा है। वो कैसी कहानी है, इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेंगे वाइल्ड कैबेज का। सो इन द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन वी हैव स्टडीड दैट वेरी डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर्स कैन इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन ancestral body design, but that was all guesswork about what happened in history long time ago. अभी अंग्रेजी में मैम क्या कह देते हैं बेटा, समझो। देखो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स पढ़ा है, एनालॉगस ऑर्गन्स पढ़ा है, कैसे एकदम ही अलग दिखने वाले, एकदम ही अलग दिखने वाले जो हैं हमको दिखते हैं ऑर्गेनिज्म, स्टिल उनके जो है पूर्वज एक ही थे। मैम ऐसा कैसे हो सकता है, यानी हमने क्या देखा था बेटा, फोर लिम्ब देखा था, ह्यूमन का फोर लिम्ब, बैट का फोर लिम्ब, इन सब के फोर लिम्ब, इंसेक्ट का फोर लिम्ब, फ्रॉग का फोर लिम्ब। तो मैम सामने से देखो तो बिल्कुल अलग है। आप कैसे कह रहे हो बैट का जो हाथ है ह्यूमन के हाथ जैसा है, या फ्रॉग का हाथ ह्यूमन के हाथ जैसा है, बट क्योंकि जब हम बॉडी डिज़ाइन को इंटरनली स्टडी करते हैं तो वी सी कहीं ना कहीं वो सेम है, विच मीन्स हम सबका कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो ये कहानी तो हमने पढ़ ली, बट इसमें बात क्या होती है, क्योंकि ये सब इट वॉज ऑल हिस्ट्री, बोलते हैं ना रेस्ट इज हिस्ट्री, तो ये सब चीज़ें इतने टाइम पहले हुई थी, तो इसका प्रूफ, बोलते हैं ना प्रूफ मांगता है हमको, व्हाट इज़ द प्रूफ टू दैट थिंग। तो उसके लिए ह्यूमंस ने क्या किया कि यार नेचुरल सिलेक्शन है, इन सब प्रोसेसेस को अच्छे से समझने के लिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके देखा कि अगर ये बात आंखों देखी प्रूफ हो रही है तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी सेम चीज़ें रिपीट होंगी। तो अगेन मैंने कहा ये बात आपको लग रही हो मैम क्या बोल रहे हो, तो एग्जाम्पल से बेस्ट समझ सकते हो। वी विल नाउ गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम। अभी के टाइम में आंखों देखी ह्यूमंस ने खुद ये काम किया है, which will show that different looking organisms can in fact be created from the same basic design of the ancestor। यानी कितना भी अलग दिखे ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनका एंसेस्टर सेम हो। तो ये बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल है, और किसका है, वाइल्ड कैबेज प्लांट का। तो अगर आप सब्जेक्टिव के लिए भी चाहें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन को समझाने के लिए। वाइल्ड कैबेज, अब डायग्राम देख के भी आप समझ सकते हो ये वाइल्ड कैबेज है, जंगली कैबेज जिसे कहते हैं। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू प्रूव दैट इंटायरली डिफरेंट लुकिंग ऑर्गेनिजम्स कैन इवॉल्व फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन।
बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, नेचुरल सिलेक्शन की जगह हम खुद अपने हाथ पैर अड़ा रहे हैं कि नहीं हमको ये वाला स्पीशी चाहिए, हमको ये वाला टाइप चाहिए। तो हम यानी ह्यूमंस जो हैं इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। सो द ओनली डिफरेंस इज दैट हियर वी आर यूजिंग artificial selection for evolution in place of natural selection. This will become clear from the following. अभी आगे एक डिस्कशन करेंगे, इससे सब क्रिस्टल क्लियर होगा। अब हमें पता है फार्मर्स जो है ना बहुत ही टाइम से भाई वाइल्ड कैबेज को कल्टीवेट कर रहे थे। वाइल्ड कैबेज मान लो ये एक दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक प्लांट है भाई, वाइल्ड कैबेज है ये। अब बहुत ही टाइम से, कितने टाइम से, ओवर 2000 ईयर्स, और इतने सारे जो ये हैं वाइल्ड कैबेज ग्रो कर रहे हैं। और इसी वाइल्ड कैबेज से इन्होंने क्या बनाए हैं, कैबेज बनाया। अरे जो खाते नहीं हो सब्जी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, कोलराबी, केल, ये सब चीज़ें कैसे बनी हैं बेटा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। तो बोलोगे मैम ये सब भाई बहन हैं, एक ही एंसेस्टर है इनका। यस, जो आपको ये सब्जियां दिख रही हैं, कोलराबी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, रेड कैबेज, केल, ये सब एक ही एंसेस्टर से आए हैं, दैट इज वाइल्ड कैबेज। सो लेट्स रीड अबाउट इट। The farmers have been cultivating wild cabbage as a food plant for over 2000 years and have produced, या कह सकते हैं evolved, entirely different looking vegetables like cabbage, broccoli, cauliflower, kohlrabi and kale from it by artificial selection. इसे kale कह सकते हो, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इज केल और इंडियन प्रोनाउंसिएशन में काले कहते हैं ना, काले। ओके चलिए भाई, इस टाइप से दिखती है ये कुछ सब्जी काले की। नाउ नंबर 1 थिंग, अब मान लो वाइल्ड कैबेज बन रहा है, ठीक है ये है, इसमें से कुछ फार्मर्स जो होंगे वो चाहते थे कि इससे जो है हम बिल्कुल बहुत सारी पत्तियों वाला जो है वेजिटेबल बनाए। सो सम फार्मर्स वांटेड टू हैव वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स ऑफ वाइल्ड कैबेज एंड प्रोड्यूस अ कॉमन वेराइटी कैबेज। कैबेज को क्या कहते हैं, पत्ता गोभी कहते हैं। तो उनमें से कुछ फार्मर्स ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि लीव्स के बीच में ना ज़्यादा गैप नहीं हो, बिल्कुल पत्ते पत्ते होने चाहिए मस्त, तो इससे बन गया कैबेज। दूसरी बात आती है, when farmers opted for arrested flower development of wild cabbage plant, it led to the production of another variety. कुछ मतलब ये कुछ नहीं है, फार्मर्स की अपने मन की थी ये बातें, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराना था। एक को ये था कि लीव्स में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो तो कैबेज बना दिया। दूसरे ने ये जो वाइल्ड कैबेज का फ्लावर है उसको एकदम अरेस्टेड सेट यानी बिल्कुल सिकड़ा हुआ छोटा सा कर दिया, उससे बन गया क्या, ब्रोकली, जिसे आप यहाँ देखते हो, ये जो है ब्रोकली है। तीसरा आ जाओ, some farmers went in for sterile flowers of wild cabbage and developed another variety of cabbage that is cauliflower, जिसे हम फूल गोभी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके जो sterile flowers है उस पे काम किया फार्मर्स ने और बना दिया cauliflower। नेक्स्ट, when farmers opted for the swollen parts of the cabbage, यानी wild cabbage के swollen यानी जो फूले फूले पार्ट से अगर उन्हें लिया, सो उनको लेके एक नई वेराइटी बन गई जिसका नाम आया कोलराबी। नेक्स्ट, finally the farmers wanted to grow large leaves of wild cabbage and ended up producing a leafy vegetable which is known as kale or kale, which is also a variety of wild cabbage। यानी आप इस डायग्राम में देखो, ये वाइल्ड कैबेज है और कितने अलग बाकी सब दिख रहे हैं, कोलराबी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, रेड कैबेज, काले, ये सब कितने अलग दिख रहे हैं। लेकिन सही बात बताएं तो इसका एंसेस्टर कौन है, वाइल्ड कैबेज है। एंड ये सब प्रैक्टिकली ह्यूमन ने अपनी आंखों से देखा है क्योंकि खुद किया है भाई। तो इससे इनको ये तो भरोसा हो गया कि हिस्ट्री में जो हम ये सब बातें करते हैं एवोल्यूशन की, ये बिल्कुल 100% 100% करेक्ट है। आई होप दिस एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर। चलिए, नाउ वाइल्ड कैबेज इज द एंसेस्टर एंड ऑफ कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कोलराबी एंड केल। दीज आर ऑल इट्स वेराइटीज which have been obtained by evolution induced artificially by farmers, यानी फार्मर्स ने किए हैं ये सारे काम। The ordinary cabbage, broccoli, these look so different from their ancestor, but wild cabbage, that if people had not seen it done being with their own eyes, they would never believe that vegetables having such different structures can be evolved from the same ancestral vegetable plant। क्या कह दिया मैम इतनी सारी इंग्लिश में, ये इतना कहना चाह रहे हैं कि आज अगर आप इनको देखते कि इनको कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, तो आप मानते ही नहीं कि इतने अलग अलग दिखने वाले स्ट्रक्चर के एंसेस्टर सेम होता है। ये तो अच्छा है भाई कि ये है सामने एक्सपेरिमेंट करे गए हैं फार्मर्स से, प्रेजेंट डे के एक्सपेरिमेंट्स हैं ये, तब जाके बिलीव हुआ है कि यस दीज थिंग्स ऑल्सो एग्जिस्ट। इस टाइप के एवोल्यूशन भी बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए, लेट्स कम टू अनदर स्मॉल टॉपिक जिसका नाम है एवोल्यूशन शुड नॉट इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। अब बोलो मैम कौन सी इक्वेशन चल रही है यहाँ। तो द वर्ड इवोल्यूशन का मतलब मैंने क्या कहा,
देखो प्रिमिटिव से लेके यानी एक अलग स्पीशीज से हम लेके कह सकते हैं कहीं ना कहीं डेवलप होके कोई बना है बेसिकली। लेकिन क्या हम इवोल्यूशन को प्रोग्रेस कह सकते हैं कि यार इवोल्यूट हुआ है मतलब बढ़ोतरी की है, कुछ अच्छा काम किया है, ऐसा कह सकते हैं? या फिर इवोल्यूशन सिर्फ एक बेसिक चेंज है, एक बेसिक डेवलपमेंट का स्टेज है और उसे हम शायद सिर्फ प्रोग्रेस ना कहें? सो देयर इज नो रियल प्रोग्रेस इन द concept of evolution. Evolution is just the production of diversity of life forms and shaping of this diversity by the environmental selection. The only progress in evolution appears to be that more and more complex body design of organisms have emerged over the ages. Now this will become clear from the following example. देखो evolution word का मतलब ये नहीं है कि पुराने वाले ऑर्गेनिज्म कोई बेकार थे, नहीं, अपने टाइम के हिसाब से वो एकदम करेक्ट थे। लाइक वी वोंट से कि दैट टाइम में डायनासोर्स बेकार थे, अरे वो जिस कंडीशन में रहे होंगे उसके लिए वो बेस्ट होंगे। और आज जो हम इंसान हैं हम अपनी कंडीशन के लिए बेस्ट हैं। हो सकता है फॉर द कमिंग आगे वाले हज़ारों सालों में अलग टाइप के लोग हों, क्यों? क्योंकि उस टाइम में वो रह सकते हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी कितने सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हो सकता है, डिपेंड करता है कि कहीं ना कहीं ये चेंजेस आए। बट वी कांट ऑलवेज से कि ये प्रोग्रेस है। हाँ, प्रोग्रेस किस मामले में कह सकते हो? क्योंकि पहले टाइम में जो प्रिमिटिव एकदम लोअर टाइप के सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, बॉडी डिज़ाइन थे, उससे डेवलप होते होते हम ह्यूमन बीइंग जैसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन आए हैं। कितनी सारे हमारे में फीचर्स हैं, हमारा जो ब्रेन है कितना डेवलप्ड है, या फिर हमारा जो वर्किंग कैपेसिटी है, हमारे जो ऑर्गन्स की एफिशिएंसी है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रोग्रेस की गई है। इसके लिए एक छोटू सा एग्जाम्पल देते हैं। When a new species is formed, it is not necessary that the old species will disappear from Earth. अब ये एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है। यूजुअली लोग कहते हैं कि ह्यूमंस जो है, ऐसा बहुत ही कॉमन सी बात आती है, ह्यूमंस जो है चिंपैंजी एप्स जो होते हैं हमारे, इनसे एवोल्यूट करके आए हैं, है ना। चिंपैंजी से एवोल्यूट करके उल्टा डायरेक्शन, उल्टा एरो बनाते हैं ना, चिंपैंजी से एवोल्यूट करके ह्यूमन आए हैं। तो मुझे ज़रा एक बात तो बताओ कि ये जितने भी चिंपैंजीज हैं सबके सब क्यों नहीं हुए एवोल्यूट? अभी भी क्यों हैं चिंपैंजीज, एप्स, ये जो है बंदर, ये सारे के सारे क्यों नहीं बदल गए ह्यूमन में अगर इन्हीं से एवोल्यूट करना था? तो बात ये नहीं है भाई, ये एक्चुअल बात है कि कहीं ना कहीं चिंपैंजीज और ह्यूमंस का कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। बेटा समझ रहे हो बात को मेरी? चिंपैंजी पूरे ख़त्म नहीं हो गए, ह्यूमंस में नहीं बदल गए, चिंपैंजीज हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमंस में थोड़ी ना बदल गए। यानी कहने की बात यह है कहीं ना कहीं ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज का कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिससे इन दोनों ने एवोल्यूट किया है। तो बात यही कह रहा है ये, कभी भी कोई नई स्पीशी बनती है इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी वाली पूरी की पूरी गायब ही हो जाएगी। ये सब इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट। ऑल्सो इट इज़ नॉट एज इफ द न्यूली फॉर्म स्पीशीज आर इन एनी वे बेटर दैन द ओल्डर वंस। इस बात को दिमाग में फिट कर लो। यानी ये मत सोचा करो हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम सबसे सुपीरियर हैं, सबसे बढ़िया है। अरे भाई, हो सकता है जिस टाइम में जो ऑर्गेनिज्म रहा हो उस टाइम के लिए वो फिट हो। सो वी कांट से कि जो नई स्पीशी ने इवॉल्व किया है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहे, क्योंकि आप ह्यूमन एवोल्यूशन में देखेंगे ब्रेन डेवलपमेंट एक ऐसी स्पीशी भी थी ह्यूमंस में, एक ऐसा टाइम भी था एवोल्यूशन में, यानी जो हमारा अभी की ब्रेन की सीसी है उस टाइम से पहले में सीसी थोड़ी ज़्यादा थी। यानी अभी जो हम होमो सेपियंस हैं, हमारी जो है ब्रेन की कैपेसिटी कम है किसी एक पिछले वाले से, पूर्वज से। उसकी बात करेंगे आगे, अभी बिल्कुल पूरी बात नहीं बताऊंगी मैंने, तो कंफ्यूज हो जाओगे। आगे आएगा ह्यूमन एवोल्यूशन, उसमें हम इस चीज़ की डिस्कशन करेंगे। चलो भाई, इट इज़ सिंपल दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट and natural selection processes have combined to form a population having different body design which cannot interbreed with the older population. It is a common belief that chimpanzees are the ancestors of human beings, the example which I already gave you. So it is however not true that human beings have evolved from chimpanzees. अरे भाई chimpanzees अभी भी हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि human beings chimpanzees से ही evolute हो गए। क्या बात हो सकती है? Both chimpanzees and human beings had a common ancestor long time ago. यानी काफ़ी टाइम पहले हम दोनों के ही, यानी अपन दोनों के जो है पूर्वज सेम है। तो इस चीज़ में हम हाथ बिल्कुल मिला सकते हैं कि चिंपैंजीज और ह्यूमंस के कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। The two offsprings of that ancestor evolved in their own separate ways to form the modern day chimpanzees and human beings. मान लो, चलो इस चीज़ को अपन थोड़ा समझते हैं। देखो, फॉर इंस्टेंस हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है।
XYZ है, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। हमारा कॉमन एंसेस्टर कौन है यार, अभी के लिए ले लो मिस्टर एक्स, ठीक है। कोई मान लो कॉमन एंसेस्टर था मिस्टर एक्स, ओके, XYZ जो लेना है ले लो, ओके। अब इस कॉमन एंसेस्टर के मान लो 2 ऑफस्प्रिंग हुए, 2 बच्चे हुए, इस कॉमन एंसेस्टर के 2 कोई बच्चे हुए हैं। तो नंबर 1 जो है, ये वाला जो बच्चा है, ये वाला जो ऑफस्प्रिंग है, ये किस में एवोल्यूट हो गया, कहीं ना कहीं ऐसे चेंजेस। अब कौन से चेंजेस, जो बेटा मैंने पीछे आपको दिखाए थे, कौन से अपन ने देखा था, जेनेटिक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और क्या था, नेचुरल सिलेक्शन। इन सभी बहुत सारी कंडीशंस को मिक्स करके, इट्स नॉट ऑलवेज वन कंडीशन, मिक्स करके कहीं ना कहीं चिंपैंजीज में एवोल्यूट हो गया होगा इंसेस्टर। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन आई होंगी जिसकी वजह से ये मिस्टर एक्स ह्यूमंस में जो है एवोल्यूट हो गया होगा। यानी कॉमन एंसेस्टर तो एक ही दिख रहा है, बट ये 3 कंडीशन हम लगाएं, आइसोलेशन, ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, इन सबको मिला के तो कहीं ना कहीं ये चिंपैंजीज बन गए और ये ह्यूमंस बन गए। तो हम क्या मान लेते हैं भाई कि ह्यूमंस ने चिंपैंजीज से एवोल्यूशन लिया है, पर ऐसा नहीं है, इन दोनों के ही एक कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन पूर्वज रहे होंगे। आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। चलिए, अगेन इट इज नॉट एज इफ द बॉडी डिजाइन ऑफ ओल्डर ऑर्गेनिजम्स वर इनएफिशिएंट, और ऐसा भी नहीं है कि इनकी कोई बॉडी डिजाइन ऐसी थी जो धरती पे नहीं रह सके। दिस इज बिकॉज मेनी ऑफ द ओल्डर एंड सिंपलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टिल सर्वाइव ऑन अर्थ। एंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, इसका मतलब समझे हो तो बताना क्यों बेटा। अगर सिंपल ऑर्गेनिजम्स एफिशिएंट नहीं थे तो आज ये जो आप इतने ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो ना आपकी बॉडी में घुस के बिल्कुल बीमार कर देते हैं आपको, कभी प्रोटोजोअन्स हैं, ये सब है। अरे ये तो प्रिमिटिव है, ये तो सिंपल है, पर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी बॉडीज इनएफिशिएंट है, बढ़िया रह सकते हैं और उल्टा हमसे ज़्यादा बढ़िया रिप्रोडक्शन करते हैं, इतनी सारी कॉलोनीज बना लेते हैं अपनी। सो आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो। Many of the older and simpler forms of organism still survive on earth। इसका मतलब ये नहीं है कि लोअर ऑर्गेनिज्म की बॉडी इनएफिशिएंट है, बेटा उनके हिसाब से वो बढ़िया है। तुमको तरस नहीं खाना कि यार प्लेनेरिया की बॉडी इतनी सिंपल है, बेचारा पॉरीफेरा स्पॉन्ज है, इतना सिंपल है, उसके हिसाब से उसका बॉडी डिजाइन बिल्कुल बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल, one of the simplest and primitive life forms called the bacteria still inhabit some of the most inhospitable or unfavorable habitats such as hot spring, deep sea thermal vents and the ice in the Antarctica. Most other organisms cannot survive in such harsh environments। यानी इस चीज़ में तो हमसे बेहतर हुए, क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशंस हैं, डीप सी थर्मल और वेंट्स जो हैं, आइस है एंटार्क्टिका की, और इतनी ज़्यादा हॉट गरम गरम जगहें, वहाँ पे बाकी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रिमिटिव पुराने वाले बैक्टीरिया कर लेते हैं। सो यू कांट से इन एनी वर्ड कि ये कहीं भी इनएफिशिएंट है, ये जिस जगह है अपने हिसाब से बिल्कुल ही परफेक्ट है। ऑलराइट, चलिए बिगिनिंग विथ सबसे इंटरेस्टिंग एंड लास्ट टॉपिक जो आता है हमारे इस पूरे चैप्टर का एंड इस वीडियो का, दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन। यानी हम इंसान कैसे एवोल्यूट होके आए हैं। Human evolution has been studied by using the various tools of tracing evolutionary relationships like excavating, digging the earth, carbon dating, studying fossils and determining DNA sequences। इसमें से हम ऑलरेडी कार्बन डेटिंग पढ़ चुके हैं, आई होप आपको याद हो। क्विकली से अपन रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज कार्बन डेटिंग, बिकॉज इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। फॉसल की स्टडीज़ में हम इसे यूज़ करते हैं। देखो कार्बन डेटिंग में क्या है, C14 कार्बन 14 का जो एटम है ये कैसा होता है बेटा, ये होता है एक रेडियो एक्टिव एटम। ध्यान से सुनना, कार्बन डेटिंग समझा रही हूँ। कार्बन 14 C14 का जो एटम है वो बेसिकली क्या होता है, ये होता है रेडियो एक्टिव। तो मैम इसमें करते क्या है हम बेटा, जितने भी लिविंग जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, ह्यूमंस ले लो, इन सभी में कहीं ना कहीं थोड़े अमाउंट में भी क्या प्रेजेंट रहता है, C14 का एटम, कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव एटम। इन सब में कहीं ना कहीं थोड़े अमाउंट में भी कह दो, लेकिन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो इस C14 एटम से होता क्या था, देखो जैसे फॉसिल्स की क्या बात है, कोई ऑर्गेनिज्म मरा है ना, मान लो कोई एक जानवर मर गया, ठीक है। अब कोई एक एनिमल मरा है तो जैसे वो मरता है उसकी बॉडी धीरे धीरे सॉइल में डिकम्पोज होगी, डिग्रेड होगी। पूरी बॉडी नहीं होती है, कोई ना कोई पार्ट, जैसे मान लो बोन्स वगैरह हैं, है ना, थोड़े हार्ड पार्ट्स होते हैं तो ये बच जाते हैं डिग्रेड होना, डिकम्पोज होना। अब ये धीरे 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 अंदर जाते जाते हैं, अंदर जाते जाते हैं, लेयर नीचे जाती जाती है।
अब जैसे इन ऑर्गेनिज्म को निकाला तो इनके अंदर कहानी क्या होती है बेटा, जैसे ही ऑर्गेनिज्म मर जाता है, जब ऑर्गेनिज्म डाई करता है तो ये जो C14 का बेटा एटम है ना, इसकी रेडियो एक्टिविटी R यानी रेडियो एक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। व्हाट एम आई सेइंग, फोकस करना है ना, जैसे मैं वर्ड्स कहती हूँ धीरे धीरे डिक्रीज होती है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। इट्स नॉट लाइक कि मर गया पूरी की पूरी रेडियो एक्टिविटी चली गई, धीरे धीरे जब तक जिंदा था बढ़िया थी, और धीरे धीरे जितना पुराना होगा ऑर्गेनिज्म, जितना पहले मरा होगा उतनी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी जा चुकी होगी। तो करते क्या थे, मान लो ये अपन ने फॉसिल निकाला है एनिमल का, है ना, ये एनिमल का फॉसिल है, इसमें जो C14 एटम बचा हुआ है मरे हुए का, C14 एटम की जितनी रेडियो एक्टिविटी है उसे क्या करते थे, उसे कंपेयर करते थे। किससे कंपेयर करते थे, अभी का प्रेजेंट डे एनिमल उठा लिया, अभी का प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा लिया, और उसमें जो C14 की एक्टिविटी है, क्या समझे, पुराना जो मर गया था फॉसिल उसमें C14 कार्बन एटम की रेडियो एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो कितनी कम हुई, कैसे कंपेयर करेंगे, अभी एट प्रेजेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके C14 एटम की रेडियो एक्टिविटी। दिस इज बेसिकली कार्बन डेटिंग। अच्छी बात है यार, रिवाइज हो गया। अब आते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन पे। There is so much diversity of human body and features on the earth that for a long time people used to talk about different races of human beings. यानी यार इंसानों की इतनी खतरनाक वेराइटी रही है ना कि इतने टाइम तक हम रेसेस ही करते रहते थे कि इस टाइप के ह्यूमन बींग्स, इस टाइप के ह्यूमन बींग्स। तो अब जो है आगे आप कहानी, खैर ह्यूमन एवोल्यूशन पूरा टॉपिक जो आप सीक्वेंशियली पढ़ते हो स्पीशीज के नेम, इट कम्स आफ्टरवर्ड्स हायर क्लासेस में। तो इस क्लास में आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि मैम हमें सब याद करने पड़ेंगे नेम्स, नहीं, इसमें आप सिंपली याद कर सकते हो अभी का क्या है एंड अभी की ब्रेन सीसी कितनी है। चलिए, द ह्यूमन रेसेस वर इवन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर एंड नेम्ड एज वाइट, ब्लैक, येलो और ब्राउन। अरे जो हमारे गोरे अंग्रेज हैं, अमेरिकन देख लो, फिर अफ्रीकन देख लो, ऑस्ट्रेलियन देख लो, इंडियन देख लो, तो कितनी सारी रेसेस, मतलब एक ही स्पीशीज़ की इतनी सारी रेसेस कही जाती थी। It is now known that the so-called human races have not evolved differently. यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिकन अलग इवॉल्व हुए हैं, इंडियन अलग इवॉल्व हुए हैं, अफ्रीकन अलग इवॉल्व हुए हैं, यानी ऐसा कोई बेसिस है ही नहीं। डिफरेंट रेसेस, ये तो बोला है ना, इंसान बांट के रखता है चीज़ों को, ऐसा एक्चुअल में तो कोई बायोलॉजिकल बेसिस है ही नहीं, यानी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि ये रेसेस अलग अलग जगह से इवॉल्व हुई हैं। It is now known that the so-called human races have not evolved differently. In fact, there is no biological basis for dividing human beings into different races. All human beings, गोरा हो, काला हो, छोटा हो, और जो है हाइट लंबी हो उसकी, these all are a single species called Homo sapien. यानी अमेरिकन वाला हो, गोरा हो, अरे ऑस्ट्रेलिया का हो, यूके का हो, नीदरलैंड का हो, अफगानिस्तान का हो, है सब ह्यूमन बीइंग्स। अब चाहे कितने ही अलग दिखे, बोलते हैं चाइना वाले बिल्कुल अलग दिखते हैं, कोरिया वाले अलग दिखते हैं, इंडियन अलग दिखते हैं, अफ्रीकन अलग दिखते हैं, बट दीज ऑल आर एक ही स्पीशीज जिन्हें कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स। एक ही स्पीशी मतलब क्या, ये आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बिल्कुल बना सकते हैं। ओके, चलिए, it has now been established by research that the earliest members of the human species Homo sapiens come from Africa. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम जितनी भी स्पीशीज़ हैं कहाँ से आई है, ह्यूमन बीइंग की जो सबसे पुरानी स्पीशीज़ हैं कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर वी हैव लिव्ड फॉर द पास्ट फॉर फ्यू थाउजेंड ईयर्स, वी ऑल कम फ्रॉम अफ्रीका। यानी फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी कितने सालों से मैं इंडिया में रह रही हूँ, लेकिन मेरे पूर्वज, अरे मेरे, आपके, हम सब के, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम सब के पूर्वज कहाँ से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं। In other words, our genetic footprints tell us that we have African roots. बोलोगे मैम हम तो खुद को इंडियन समझ रहे थे, नहीं भाई, हमारे कहीं ना कहीं और लॉन्ग टाइम बैक जाओगे तो हमारे पूर्वज की क्या थी, अफ्रीकन रूट्स थी। About 100,000 years ago, some of our ancestors left Africa while others stayed back. Those who left Africa slowly spread across the whole earth. देखो, कुछ ने अफ्रीका छोड़ दिया, अलग अलग जगह जाके उन्होंने अपनी दुनिया बसाई। तो कुछ ने नॉर्थ अमेरिका में बसाई, कुछ ने साउथ अमेरिका में बसाई, कुछ इधर आ गए, एशिया के साइड आ गए, कुछ चाइना में चले गए। तो अलग अलग जगह अपनी दुनिया बसा ली, और जो वहीं थे वो वहीं के वहीं, जो अभी आपको प्रेजेंट डे अफ्रीकन दिखते हैं वो वहीं के वहीं रह गए। ठीक है, चलिए, अब मैंने जैसे आपको कहा था आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि आपको नाम याद रखने हो। शुरुआत हम करते थे ड्रायोपिथेकस से, यानी कैसे कैसे धीरे धीरे
ह्यूमन की स्पीशीज ने इवॉल्व किया है एंड प्रेजेंट डे आपको याद रखना है होमो सेपियंस सेपियंस। बोलो मैम गलती हो गई, 2 बार सेपियंस लिख दिया, नहीं, याद करिए होमो सेपियंस सेपियंस। तो अगर मैं आपको कहूँ होमो क्या है बेटा इसमें, तो होमो हो जाएगा आपका जीनस, होमो हो जाएगा जीनस नेम, सेपियंस हो जाएगी स्पीशीज। तो फिर आगे वाला सेपियंस क्या है, दिस इज बेसिकली सब स्पीशीज। ये आगे की बात है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है यार, आपके 10 स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी चीज़ें नहीं आएगी, बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर होमो सेपियंस सेपियंस जीनस स्पीशीज, और आगे वाली हो जाती है हमारी सब स्पीशीज। अच्छा, पीछे मैंने एक बात बताई थी, बिल्कुल नहीं बोलती हूँ मैंने आपको कहा था एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि प्रोग्रेस ही हो रही है। तो इसमें ब्रेन का एग्जाम्पल बताया था मैंने। ब्रेन की कैपेसिटी होती है क्रेनियल कैपेसिटी, सीसी करके बोलते हैं इसे, तो सबकी कुछ भी याद नहीं रखना है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी के जो होमो सेपियंस यानी हम जो ह्यूमंस हैं, अप्रॉक्स नियरली माने जाती है कि हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी है 1400 सीसी है, 1400 सीसी है। लेकिन यानी ये जो शुरुआती वाले थे 600 500 धीरे धीरे डेवलप होते गए, और आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ब्रेन की कैपेसिटी हम में होगी, लेकिन आप गलत हैं। होमो सेपियन निएंडरथैलेंसिस में क्या था, इनकी कहानी ऐसी थी कि इनकी जो ब्रेन सीसी थी ये अप्रॉक्स 1300 से 1600 सीसी थी, यानी अगर 1600 हुई तो हमसे ज़्यादा। एंड इसके बाद की जो एक स्टेज है निएंडरथैलेंसिस के बाद क्रो-मैग्नन मैन करके है। इट्स ऑल आगे की कहानी, जस्ट बिकॉज ब्रेन की बात मैं आपको समझा रही थी। ये सवाल रहता है बच्चों को कि मैम एवोल्यूशन को प्रोग्रेस में क्यों नहीं डालोगे यार, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं सही हिंदी थी है ना। तो पर ऐसा नहीं है, देखो इसमें क्रो-मैग्नन मैन के अप्रॉक्स ब्रेन सीसी थी बेटा 1650 1650, जो कि हमसे ज़्यादा है, और हम तक आके ब्रेन की सीसी कम हो गई। इसकी सारी वजह है ब्रेन की साइज़ छोटी क्यों हुई, ये आगे पढ़ने की बात है, आपको फोकस नहीं करना। इट्स जस्ट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन ओवर हेयर, वो समझो। मैं ये बताना चाहती हूँ कि एवोल्यूशन को प्रोग्रेस में मत कहना कि भाई पहले वालों को देख लो उनका ब्रेन भी ज़्यादा था हमसे, ओके। तो डजंट मीन कि सिर्फ एवोल्यूशन में सिर्फ प्रोग्रेस ही हो रहा है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड बॉडी डिज़ाइन हुई, कॉम्प्लेक्स हुआ, वो बेटर है। सो आई होप ह्यूमन एवोल्यूशन क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ भाई ख़त्म करते हैं हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करो वीडियो कैसा लगा, ताकि हम जो है खुश हो जाएं या फिर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो कर सकें। और ये चैप्टर में कुछ भी मिस हुआ हो, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में बेटा प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। उस प्लेलिस्ट में आपको ना कि यही जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स बायोलॉजी के, फिजिक्स नहीं है भैया मैम ये बायोलॉजी है, क्लास 10 देने से बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको सिक्वेंशली अरेंज मिलेंगे, MCQs मिल जाएंगे। उन सभी टॉपिक्स को आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर दीजिए। आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री एजुकेशन, KG से लेकर 12th तक। यानी लेफ्ट साइड में आपको इतने सारे जो कोर्सेज दिख रहे हैं ये सभी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में हैं। एंड दूसरी बात, सभी के वीडियोस हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक और मज़ेदार बात बता दूं आपके लिए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये कि जितने भी वीडियोस में आप 1 नंबर कंटेंट देखते हो, हमारी थ्योरी देखते हो, तो उसके लिए हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए अवेलेबल कराई हैं बुक्स एंड ई-बुक्स मैग्नेट ब्रेन्स की। यस, तो उन बुक्स को हमने बिल्कुल सीक्वेंशली अरेंज किया है इन डिफरेंट थ्योरी बुक्स। सैम्पल पेपर्स ले लो, MCQs ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें। तो उनको आप कैसे अवेल कर सकते हो, काफ़ी आसान प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म की लिंक दी होगी, उस फॉर्म को, छोटू सा फॉर्म है, उसे फिल करना है एंड रिलैक्स करो, क्योंकि हमारी टीम आपसे जल्द ही कॉन्टैक्ट करेगी। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।